not a game, it's a rich thing. मंजर एक काफ़ी बड़े हॉल का था जो रोशनी से जगमगा रहा था। इस हॉल में 100 से ज़्यादा मर्दों मौजूद थे। इन सभी ने लिबास के ऊपर सुर्ख रंग की एक मखसूस जैकेट पहनी हुई थी। ये सभी तकरीबन अरबपति थे और नस्ली तफाहुर का शिकार थे। नस्ल परस्तों की एक खुफिया तंजीम थी जिसके सभी मेंबरान थे। हॉल के वस्त में एक रिंग था। जॉर्ज अपने मखसूस जामे में इस रिंग में मौजूद था। किंग मैथी बिन नफसो नफीस अपनी व्हीलचेयर पर रिंग के करीब बैठा था। इसके सामने छोटी सी टेबल धरी थी जिस पर माइक नस्ब था। आज की हाथ तकरीब का मेज़बान बहुत था। रॉकमैन ने अपनी डोरियां हिलाई थी। अंडरवर्ल्ड के एक बड़े नाम और जोजीफायर की मदद से मतलूबा जमानत हासिल कर ली थी। अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम का एक नुमाइंदा भी वहाँ मौजूद था। अलबत्ता स्याह रंग वाले रॉकमैन को सफ़ेद चमड़ी वालों ने अपने दरमियान आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। तमाशाइयों के शोर के दरमियान किंग मैथी के पहलू में मौजूद एक कताला ने खंकार कर माइक करीब मुंह ले जाकर कहा, प्लीज खामोशी इख्तियार करें, किंग कुछ बात करना चाह रहे हैं। शोर धीरे से बदम हुआ और फिर खामोशी आ गई। इस कताला आलम ने माइक बंद करके किंग की तरफ खिसका दिया। किंग की दबंग आवाज पूरे हॉल में बुलंद हुई, तुम सब लोग जानते हो कि रिंग में खड़ा ये काला मेरा मुजरिम है, मगर तुम सब लोगों की तफरीक की खातिर मैंने इसे एक मौका देने का फैसला किया है। इस बात पर सफेद फार्म नस्ल परस्तों ने खूब तालियां बजाई। तालियों का शोर थमा तो किंग ने मजीद कहा, ये काला अपने दो और साथी कालों के साथ बर्टन किंग और इसके दो साथियों से मुकाबला करेगा। मुकाबले का असूल रेफरी बता देगा। ये नई बात जॉर्ज के इल्म में आई थी। इसका अंदाजा था कि सिर्फ इसे ही दो बदू किसके साथ लड़ाया जाएगा। किंग की आवाज़ बुलंद हुई, मजीद बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसके दो साथियों को लाया जाए। किंग के लहजे में तंज की आमेज़श हुई ताकि कुछ वक्त मिलने के सबब ये जो तय करना चाहें कर लें और किसी किस्म की नाइंसाफ़ी महसूस ना करें। इस दरिया दिली पर एक दफ़ा फिर किंग के लिए तालियां बज उठी। थोड़ी देर में जॉर्ज के दोनों साथियों को लाया गया। दोनों को देखते ही जॉर्ज चकरा गया। अपने मखसूस लिबातों में मलबूस वो रॉक ब्रदर्स थे। दोनों जुड़वा भाइयों के चेहरे सते हुए थे और चेहरों पर चोटों के निशानात भी थे। साफ जाहिर था इन्हें जबरदस्ती लाया गया। किंग की आवाज़ उभरी। रॉक ब्रदर रिंग से दूर थे। इन्हें बतौर खास इज्जत माप जॉर्ज एवल साहब की नुमाइंदगी के लिए बुलाया गया है। रॉक ब्रदर को दूसरों की मदद करने का शौक भी हुआ है और रेलवे स्टेशन की एक फुटेज देखकर मैं इनका मद्दाह हो गया हूँ। क्या खूब लड़ते हैं दोनों भाई, वाह। इनकी शानदार परफॉर्मेंस से यकीनन तुम सब महसूस होंगे। इस दौरान रॉक ब्रदर रिंग में पहुंचा दिए गए। दोनों को देखते ही जॉर्ज ने हाथ जोड़ दी। मैं माफी चाहता हूँ, तुम्हारी इस मुसीबत का जिम्मेदार मैं हूँ। दोनों की तरफ से सरदमहरी का मुजाहरा हुआ तो जॉर्ज बुझे हुए दिल के साथ खामोश हो गया। फिर इनके मुकाबले के लिए 3 फाइटर सामने आए तो तमाशाइयों के शोर से कानों के पर्दे फटने लगे। सफेद सुअर बर्टन किंग के पहलू में एक मार्क चोपर था जिसके पास दुनिया का सबसे मजबूत इंसान होने का वर्ल्ड टाइटल था। इंसानी हदूहाल को नजरअंदाज कर दिया जाता तो इस 400 पाउंड से ज्यादा वजन के मार्क चोपर को जंगली बैंसा कहा जा सकता था। कहा जा सकता था कि एक हकीकी मुकाबले में मार्क को हराना तकरीबन नामुमकिन था। बर्टन किंग के दूसरे पहलू में एक दुबला पतला सा नौजवान था। बज़ाहिर वो नौजवान किसी वजनदार फाइटर के एक हाथ की मार भी नहीं, मगर जॉर्ज समेत रॉक ब्रदर्स इस नौजवान से बखूबी वाकिफ थे। इसका नाम गैरी ओब्राय था और वो किक थाई का वर्ल्ड रनर अप था। रिंग में इस पर बिजली का गुमान होता था। जॉर्ज ने झुक कर रिंग के पास मौजूद अंडरवर्ल्ड के बड़े नुमाइंदे से कहा, यह खुली नाइंसाफी है। हमारे मुकाबले में गैरी ओब्राय, मार्क चोपर और बहुत बड़े नाम हैं। इनके नामों के साथ वर्ल्ड टाइटल हैं। नुमाइंदे ने इस बात में साझा लाया और किंग मैथी की तरफ मुड़ते मुड़ते रुक गया। मेरे ख्याल में तुम लिख कर दे चुके हो कि मामले के असूल ज़वाबित किंग तय करेगा। ऐसा नहीं है तो मैं बात करता हूँ। जॉर्ज तवील सांस लेकर रह गया। नहीं, बस रहने दो। किंग मैथी की आवाज़ दोबारा गूंजी। अब मैं जीतने और हारने वालों का कुछ ऐलान करना चाहता हूँ। एक टीम का कप्तान जॉर्ज एवल और दूसरी पार्टी का कप्तान बर्टन किंग है। जॉर्ज के जीतने की सूरत में न सिर्फ इसकी बेटी हैरो आफियत से इसके हवाले कर दी जाएगी बल्कि $1 मिलियन की खतीर रकम भी दी जाएगी। और आप सबके सामने मैं जुबान से इकरार कर रहा हूं कि मैं इसकी दुश्मनी से दस्तबरदार होकर इसे माफ कर दूंगा। तालियों के शोर के दरमियान किंग का लहजा ड्रामाई हुआ। साथ ही हाल में नस्ब तेोकामत स्क्रीन भी रोशन हो गई। इसमें स्विमिंग के नाकाफी लिबास में मलबूस पेंटी एक इंडोर स्विमिंग पूल के किनारे पानी में पाँव डाले गुमसुम से बैठी थी। स्विमिंग पूल में हल्की हल्की सी वाप उठ रही थी। मुख्तलिफ कैमरों के मुख्तलिफ जावियों से बेंटी के जिस्म को नुमाया किया जाने लगा। मर्दों ने सीढ़ियां बजाना शुरू कर दी और फिर जॉर्ज पत्थर के बुत में तब्दील हो गया। किंग मैथी की आवाज़ उभरी, और अगर बर्टन किंग की टीम जीत गई तो ये रंगदार लड़की बर्टन की हो जाएगी। इस दौरान एक माइक बर्टन किंग के पास भी पहुंच गया। इसने बाप के शैतानी मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नमकीन लड़की के साथ इस रिंग में आप लोगों के सामने फतह का जश्न मनाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम इस लाइव जश्न से जरूर इसका फिक्रा
दरमियान में रह गया। जहाज उड़ता हुआ इस पर जा गिरा। इब्तदाई सबकत लेकर इसने बटन किंग को गोंसा झाड़ दिया। साथ ही वो गैर इंसानी आवाज में चिल्लाते हुए न जाने क्या क्या कह रहा था। बटन किंग गोंसा खाकर लड़खड़ा गया। जहाज के मजीद जरबात लगाने से पहले मार्क इसकी गुद्दी पर हाथ रखकर इसे खिलौने की मानंद रिंग से बाहर फेंक चुका था। तमाशाइयों का जोशो खरोश बटन किंग के ऐलान के साथ ही दुगना हो गया। नीचे गिरते ही कई मजबूत हाथों ने जहाज को पकड़कर बेबस कर दिया। बाँछों से बहने वाले खून के बावजूद बटन किंग के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वापस निगाहें मिलते ही ये मुस्कुराहट दोनों तरफ नजर आने लगी। जहाज कई अफराद की गिरफ्त में चले जा रहा था। लगता था जैसे वो जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। स्क्रीन ऑफ हो गई। अंडरवर्ल्ड के बड़े का नुमाइंदा किंग मेथी के पास पहुंच गया। दोनों के दरमियान तल अंदाज में गुफ्तगू हुई। फिर किंग ने कागज लहराते हुए नुमाइंदे के सामने कर दिया। नुमाइंदे ने जेब से नजर का चश्मा निकाला और लगाकर इस कागज का बगौर मुआयना करने लगा। थोड़ी देर बाद नुमाइंदा जहाज के करीब आया और फनकारा, इस जज्बातियत को बचा कर रखो। तुम अपने हाथ काट कर इस शैतान को दे चुके हो। जो होना था तय हो चुका है। इसे कम से कम लड़कर होने से रोकने की कोशिश तो करो, नहीं तो ये जज्बातियत हाथ में लेकर मस्त तमाशा देखो। ये अल्फाज नहीं, जोर का तमाचा था जिसने सारी जज्बातियत लम्हे में जहाज के कदमों में ढेर कर दी। रिंग की तरफ जाते हुए इसका रुआ रुआ कह रहा था इसे लड़ना था और आखिरी सांस तक लड़ना था। रॉक ब्रदर्स के बावजूद इसे तनहा लड़ना था और अपनी बेटी के लिए। वो रिंग में पहुंचा तो कब से दो हाथ इसके कंधों पर आ टिके। इसने रुख मोड़ा। रॉक ब्रदर्स के चेहरे गुदाज में डूबे हुए थे और दोनों की आंखों में आंसू चमक रहे थे। सांसों की रवानी तक तो हम हार मारने वाले नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी के लिए। जहाज के मुजम्मिल वजूद में जैसे तवानाई का समंदर फूट पड़ा। बाजू फैलाए वो दोनों भाइयों से लिपट गया। तीनों के आंसू यकजा हुए। जिस बात का रेला गुजर गया। रेफरी ने माइक पर लड़ाई के असूल बताए। किसी को भी हरीफ के नाजुक आज़ा, गर्दन और आंखों पर जर्ब लगाने की इजाजत नहीं होगी। जीतने के लिए दोनों टीमों के फाइटर्स के लिए जरूरी था कि वो मुखालिफ टीमों के तीनों फाइटर्स को चित कर दें। दोनों टीमों के दो फाइटर रिंग से बाहर कोने में मौजूद होंगे। रिंग में एक का मुकाबला एक ही से होगा। अलबत्ता हाथ देकर बाहर किसी भी फाइटर साथी के साथ जगह तब्दील की जा सकती है। तमाशाइयों के जोशो खरोश के दरमियान मुकाबले का आगाज होगा। एक जानब से मार्क मैदान में उतरा था। जहाज ने रास्ता फलांगने की कोशिश की तो रॉक ब्रदर्स में से एक ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कतई अंदाज में कहा, ठहरो मैं जाऊंगा। जहाज रुक गया तो रॉक ब्रदर मैदान में उतरा। मुकाबला शुरू होते ही मार्क ने दौड़कर रॉक ब्रदर्स को कंधे मारने की कोशिश की। इतने वजन के बावजूद इसकी फुर्ती काबिल सत्ताइश थी, मगर रॉक ब्रदर तरह दे गया। मार्क अपनी जोंक में रस्सियों से जा टकराया। मार्क ब्रदर हवा में उछला और इसकी जुड़ी हुई टांगे मार्क की सतून जैसी टांगों से टकराई। मार्क लड़खड़ा गया। तमाशाइयों का शोर बुलंद हुआ। रॉक ब्रदर दोबारा जर्ब लगाने के लिए पीछे हटा और तेजी से दौड़कर दोबारा फिजा में बुलंद हुआ, मगर जरूरत से ज्यादा लड़खड़ाने की अदाकारी करते हुए मार्क तेजी से एक तरफ हट गया। रॉक ब्रदर पुष्ट के बल गिरा और सेकंड से भी कम वक्त रोल करते हुए एक कोने में चला गया। इसी वक्त मार्क भारी पत्थर की मानंद कूहनी के बल इस जगह आ गिरा जहां लहजा भर पहले रॉक मौजूद था। इसके उठने से पहले मार्क ब्रदर रस्सों से फोर्स लेकर उछला। नीचे आते हुए इसका घुटना मुड़ा और यह मुड़ा हुआ घुटना पूरी ताकत से इस जगह लगा जहां पहले ही रॉक ब्रदर जर्ब लगा चुका था। मार्क के चेहरे पर तकलीफ नजर आई। शायद ये भी उसकी पहली हकीकी फाइट थी। बटन किंग का चेहरा उतर गया। इसका सबसे ताकतवर घोड़ा पिट रहा था, जबकि गैरी ओब्राय का चेहरा सपाट था। जाहिर है वो किराए का फौजी था, जबकि दूसरी जानिब जज्बात का दरिया किनारों से बाहर आ रहा था। दूसरे भाई और जॉर्ज का एतमाद आसमान को छूने लगा। वो चीख चीख कर रॉक ब्रदर का हौसला बढ़ाने लगा। रॉक ब्रदर ने पे दर पे एक ही मकाम पर चंद जरबे लगाए तो तमाशाइयों को जैसे सांप सूंघ गया। मार्क की कुर्राहें या फिर जॉर्ज वगैरह की जोशीली आवाजें। जिस बाद में रॉक ब्रदर उस देव के ज्यादा ही नजदीक चला गया, जिसका इसने भरपूर फायदा उठाया। रॉक ब्रदर की इसने टांग खींचकर इसे नीचे गिराया और फिर इसे रकेत कर रख दिया। तमाशाई और बटन किंग दोबारा से जान पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर में मार्क ने रॉक ब्रदर की दुर्गत बना दी, जबकि इसने रॉक ब्रदर को सर से उठाकर पठा और फिर इसकी टांग महसूस अंदाज में थाम कर बुलंद कर दी। रेफरी दौड़कर करीब आ गिरा। रेफरी की गिनती के साथ ही धड़कनें बढ़ गई। मार्क की इस तरफ के बाद किसी हरीफ को उठते नहीं देखा गया, मगर आज कोई फिक्सिंग नहीं थी। दूसरी तरफ तो एक बहुत बड़ा मकसद था, बेंटी को एक शैतान से बचाने का था। रेफरी की गिनती 3 पर जाने से पहले ही रॉक ब्रदर ने पहले उठा दिया। जॉर्ज और दूसरा भाई इसकी हौसला अफजाई करने लगे। तमाशाइयों का शोर धीमा पड़ गया। हैंडी ने टांग खींचकर रॉक ब्रदर को खड़ा किया और जरबात लगाकर मजीद बेदम कर दिया। इसके बाद फैसला कौन जर्ब लगाने के लिए इसे रस्सों की तरफ उछाला, मगर अगला ही पल सबको शशदर कर गया। अदमोए रॉक ब्रदर में जैसे बिजली सी दौड़ी। रस्सों की तरफ गोली की रफ्तार में जाते हुए वो हवा में उछला। रस्सों से पांव को टकराकर इसने फिजा में कलाबाजी खाई और फिर दोनों टांगे जोड़े तोप के गोले की मानिंद 400 पाउंड से ज्यादा वजन के इस देव के सीने से टकरा दी। अगले ही पल देव चित गिरा हुआ था। रॉक ब्रदर ने दौड़कर जॉर्ज को हाथ दिया। फौरन ही जॉर्ज रिंग में था और रॉक ब्रदर बाहर। जॉर्ज ने पे दर पे मार्क की मजरूब टांग पर जरबे लगाई और फिर टांग थामकर सर की तरफ खींच दी। गिनती पूरा होने से पहले मार्क ने पहले उठा दिया। अगले 2 मिनट में जॉर्ज का पलड़ा झुक चुका था। एक मौका पर मार्क ने जॉर्ज को धक्का दिया और फिर लड़खड़ाता हुआ अपने कोने की तरफ बढ़ा। तमाशाइयों ने इसकी भरपूर हौसला अफजाई की। जॉर्ज के पहुंचने तक वो गैरी ओब्राय को हाथ दे चुका था। अगले ही लम्हे नया हरीफ जॉर्ज के सामने था, जिसने बर्क रफ्तारी से टांगों और हाथों का इस्तेमाल करके जॉर्ज को बौखला कर रख दिया। कई जरबात सहकर भी इस बर्क रफ्तार मशीन को कोई काबिल जिक्र
जर्ब लगाने में वो कामयाब नहीं हुआ। जॉर्ज को सांस बहाल रखने की जरूरत थी। मौका पाकर इसने ताज़ा दम रॉक ब्रदर को हाथ दिया और खुद बाहर चला गया। फाइट तवील से तवील होती जा रही थी, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तवानाइयां तेजी से कम होती जा रही थी। जॉर्ज और बर्टन किंग का भी 2 दफा सामना हुआ था। जॉर्ज ने महसूस किया कि वो कमबख्त अभी तक ताज़ा दम था। लड़ाई का ज्यादातर बोझ इसी के साथियों ने उठाया हुआ था। रफ्ता रफ्ता इंसानी जिस्म हार मानने लगे। पहले रॉक ब्रदर में से एक बेहोश होकर नॉकआउट हुआ, जिसका बदला फौरन ही इसके भाई ने चुका दिया। गैरी ओब्रायन ने इसके महसूस दाव में फंस कर हार मान ली थी। इसके बाद इसने देव को भी आखिरकार गिरा दिया और खुद भी इसके ऊपर गिरकर बेहोश हो गया। दोनों को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। रॉक ब्रदर ने अपनी जुबान निभाई थी। होशो हवास में उन लोगों ने हार नहीं मानी थी। अगले चंद मिनटों में दोनों टीमों के कप्तान एक दूसरे के मुकाबले थे, जहां तमाशाइयों का जोशो खरोश अरूज को छू गया था। वहीं पहली दफा किंग मैथी के चेहरे पर इस्तराबी कैफियत नुमाया थी, मगर जल्द ही ये इस्तराब खत्म हो गया। जॉर्ज अपनी तमाम तर तवानाई इस्तेमाल कर चुका था। बर्टन किंग ने इसे धुन कर रख दिया था। इसके बाद इसने जॉर्ज की टांग बुलंद की, मगर इसने पहलू उठा दिया। थोड़ी ही देर में जॉर्ज किसी मस्त शराबी की मान नजर आ रहा था, जो मस्त हवा में हाथ चला रहा था। बर्टन किंग ने इसे दोबारा गिराकर टांग बुलंद की, मगर इसने फिर पहलू उठा दिया। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ तो बर्टन पर जंजलाहट सवार हो गई। हरीफ किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं था, मानता भी तो कैसे। इसकी मताए जान दाव पर लगी थी। बर्टन पर भी अब थकन पूरी तरह से सवार हो चुकी थी। इसके आज़ाब भी शैल होने लगे थे। इसके नीचे दबे जॉर्ज के दिमाग पर अंधेरे ही अलगार कर रहे थे। वो जानता था कि एक दफा मुकम्मल अंधेरा हो गया तो इसकी दुनिया तारीख हो जाएगी। इसने अपने जिस्म से पूछा, कुछ बाकी है? जिस्म की नामालूम गहराई से मध्यम सी आवाज आई, हाँ, खुदा ने बाप की हड्डियों में औलाद के लिए कुछ हाथ छुपा कर रखा होता है। जाहिर है जॉर्ज का जवाब हाँ में था। अगले पल जमीन पर अंधेरों की अलगार पसपा होने लगी। वजूद में तवानाई महसूस हुई तो इसने धकेलकर बर्टन किंग को दूर हटाया। जॉर्ज एवल खड़ा हो चुका था और बर्टन किंग आंखें झपकते हुए नाकाबिले यकीन नजरों से देखते हुए इस पर झपटा। जॉर्ज ने झुकाई देकर इसे कमर से थामा और फिर उठाकर अपने सर के दूसरी जानिब पटा दिया। तमाशाइयों के साथ किंग मैथी को भी सांप सूंघ गया। लगता था इसे हार्ट अटैक हो गया है। जॉर्ज ने जब 3 दफा यही अमल दोहराया तो बर्टन किंग बेसुध हो गया। चौथी दफा बर्टन किंग के हलक से चीख बरामद हुई। जॉर्ज ने इसकी टांग बुलंद की। रेफरी की गिनती शुरू हो गई। 3 के बाद भी बर्टन किंग के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। बर्टन किंग की टांग छोड़ते हुए जॉर्ज को बदबू का एहसास हुआ। बर्टन किंग का सब कुछ हता हो चुका था। 2 माह बाद जॉर्ज हमेशा के लिए इंसानी हकूक के नाम निहाद सबसे बड़े अलमबरदार अमेरिका को छोड़ चुका था। पेंटी के साथ साथ रॉक ब्रदर और इनकी माँ भी इसके साथ थे। इनकी नई मंजिल जनूबी अफ्रीका थी। एयरपोर्ट पर खुदा हाफिज कहते हुए एवा इसके गले लगकर सिसक पड़ी। तुम रुक नहीं सकते। जॉर्ज ने नरमी से इसे जुदा किया। तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं है। रॉकमैन और उसके 2 दर्जन से ज्यादा साथियों से गले मिलते हुए खुदा हाफिज कहते हुए इसकी आंखें भर रही थी। जहाज में जब इसके कंधे पर रखे बेंटी सो गई तो वो बहुत देर तक इसे तकता रहा। हाँ, आखिर में ये बताना तो रह ही गया कि दूसरी बदबूदार शिकस्त के बाद बर्टन किंग ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी।